दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेज लिमिटेड आईपीओ का यहाँ पे पूरा जो है रिव्यू देखने वाले हैं। जानेंगे क्या इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी क्या कुछ चल रहा है उसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सब कुछ इन डेप्थ बताएंगे तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ये 20 पन्ने का पूरा पीडीएफ है, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे ओपनिंग की बात करें तो 29 को आईपीओ ओपन होगा, 31 को क्लोज होगा, अलॉटमेंट 3 को आएगा और लिस्टिंग यहाँ पे 5 अगस्त को होने वाली है। ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है। आईपीओ डिटेल की बात करें तो 9275 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश 8000 है। फ्रेश मोस्टली पोर्शन फ्रेश है, अच्छी बात है। ओएफएस कम है, बहुत बढ़िया। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड 560 टू 590 का प्राइस बैंड रखा गया है। 560 टू 590 का प्राइस बैंड है भाई। 25 का यहाँ पे लॉट रखा गया है। लिस्टिंग बीएससी पे होगी और बुक बिल इशू आईपीओ है। रजिस्ट्रार की बात करें तो केफिन टेक्नोलॉजी वाले इसके रजिस्ट्रार हैं। लीड मैनेजर में बढ़िया बढ़िया नाम देखने को मिल रहे हैं। एक्सिस कैपिटल, गोल्डमैन, जेपी मॉर्गन, इन सबका नाम भाई देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। एम्प्लॉय यदि आप इसके एम्प्लॉय हैं तो आपको ₹56 डिस्काउंट भी मिलेगा, 56 का डिस्काउंट, जो कि बेहतर है, बहुत बढ़िया है। ये रहा पूरा इसका डिटेल। अब आईपीओ रिजर्वेशन की बात करते हैं कि रिजर्वेशन क्या कुछ है भाई। तो सबसे पहले हम क्यूआईबी की बात करें तो इनका 74% का पोर्शन इन्हीं का है। क्यूआईबी का 74% का पोर्शन है भाई, बहुत ज़्यादा पोर्शन इनका है। एनआईए की बात करें, इनका 15% के अराउंड पोर्शन है। वहीं हम रिटेल की बात करें तो इनका 10% के अराउंड पोर्शन है। यार आईपीओ का साइज तो बड़ा है, बट यहाँ पे आप देखोगे रिटेल के लिए केवल 10% का पोर्शन है। ये एक थोड़ा कम बढ़िया मजा नहीं आएगा। खैर 35% होता तो मजा आ जाता भाई। अलॉटमेंट के चांसेस लगभग सबको अलॉटमेंट मिल जाता, उसी एसबीआई और एलजी की तरह होता, लगभग सबको अलॉटमेंट मिल जाता भाई। ठीक है, कोई कोई ऐसे बचता, लेकिन यहाँ पे 10% का पोर्शन है भाई, तब तो दिक्कत है भाई। 10% का पोर्शन है तब थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। खैर अभी आओ और सारी चीजें देखते हैं। एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे 0.18% का यहाँ पे रिजर्वेशन है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे लॉट साइज इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो रिटेल के लिए यहाँ पे हम बात करें, सॉरी रिटेल नहीं, एक लॉट के लिए कितना लगाना होगा। तो एक लॉट के लिए यहाँ पे खर्चा आने वाला है ₹14,750 का इन्वेस्टमेंट आएगा। 14,750 का आएगा। अब आपको जितने भी लॉट लगाने हैं, 13 14 जितने भी लगाने हैं, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका कितना पैसा यहाँ पे लगने वाला है। ये तो रहा इसका पूरा डिटेल। आओ अब यहाँ पे मेन रिव्यू यहाँ से शुरू होता है कि कंपनी करती क्या है, कैसे क्या कुछ है। तो यहाँ पे सेक्टर की बात करते हैं। तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 2010 में। और इंडिया की ये सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन वाली कंपनी है। जैसे आप अपोलो का जानते हो कि अपोलो हॉस्पिटल, ऐसे ही मणिपाल हॉस्पिटल है, इसके बारे में सब जानते हैं और इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है। और इसका कहाँ कहाँ पे है उसको समझो। ये जो है मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल गुरु MEMG का पार्ट है और इसके पास 49 हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस 24 सिटी। ठीक है। तो इसका जो है बेड की बात करें, किसके इतने बेड है इसके पास, तो 12,600 ऑपरेशनल बेड है। अभी मैं सब कंपेयर कराऊंगा किसके पास कितना बेड है, कैसे क्या कुछ है, उसको देख लीजिएगा। बाकी ये हेल्थ सेक्टर में कंपनी वर्क करती है और ये सेक्टर भैया ग्रीन सेक्टर है। इसमें जो है ग्रोथ रहती है भाई। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ग्रोथ इसका रुक जाएगा। हाँ, इसमें कंपटीशन बढ़ता रहता है, बाकी ग्रोथ तो भाई इसमें है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ फाइनेंशियल डिटेल की बात करते हैं। फाइनेंशियल डिटेल क्या कुछ है, 25 से 26 की बात करेंगे। फाइनेंशियल 25 से 26 में क्या कुछ हुआ है, तो आप 25 से 26 में देखोगे 25% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। EBITDA भी उसी के अराउंड बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। वहीं पेट की बात करें, यहाँ पे पेट प्रॉफिट घटा है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। 24 से 25 में प्रॉफिट बढ़ा था, बट 25 से 26 में आप देखोगे यहाँ पे घटा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है भाई। घटना नहीं चाहिए था, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी ठीक है। टोटल एसेट यहाँ पे बढ़ा है, नेटवर्थ यहाँ पे बढ़ा है, टोटल बोरो यहाँ पे बढ़ा है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। बोरो नहीं बढ़ना चाहिए था, बोरो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 10,000 करोड़ के अराउंड बोरो हो गया है। बाकी अभी हम डेट टू इक्विटी के अराउंड कंपेयर करेंगे। ईपीएस भी यहाँ पे घटा है और आरओई घटा है, आरओसी में बहुत सारी चीजें यहाँ पे घटी है, जो कि निगेटिव पॉइंट है। और इसका फाइनेंशियल एवरेज बन जाता है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, एवरेज फाइनेंशियल है। इंडिकेटर में आप देखोगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत ही कम है भाई, 10% का अराउंड है। 20% होता तो बेहतर रहता। आरओसी ठीक है। और पेट मार्जिन की बात करें और ज्यादा होता, 10% से ऊपर तो बढ़िया रहता है। EBITDA मार्जिन चलो बढ़िया है और सारी चीजें यहाँ पे ठीक ठाक देखने को नहीं मिल रही हैं। यहाँ पे हाँ, डेट टू इक्विटी का नामो निशान नहीं है। ठीक है, हटा दिए हैं, कोई बात नहीं। चलो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। पी की बात करें, पी अभी हम कंपेयर करेंगे। अभी यहाँ पे पी जानने का कोई मतलब नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है। आईपीओ आने के बाद भी प्रमोटर होल्डिंग बढ़िया रह जाएगी 72% का, जो कि बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आप देखोगे तो मोस्टली पोर्शन इनका कहाँ पे जाने वाला है, डेट पे करने वाले जाने वाला है। तो जो डेट का मसला है वो तो डेट का मसला आईपीओ आने के बाद हल हो जाएगा, बट फिर भी डेट ज्यादा पे करेंगे, जो कि चलो ठीक है। खैर खैर डेट के अलावा भी यहाँ पे और सारा खर्चा करने वाले हैं। टोटल 8,000 करोड़ का फंड इनके पास रहेगा, जो अपने ऊपर खर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 574 करोड़ इनका जो है कुछ स्टेप डाउन वगैरह, सब्सिडी वगैरह, इन सब में जो है खर्चा होने वाला है। तो अच्छी बात है, बढ़िया है। ऑब्जेक्टिव इनका ठीक ठाक है, ऑब्जेक्टिव भाई ठीक देखने को मिल रहा है, जो कि सही है। पीयर कंपेरिजन की बात करते हैं। मेन मेन चीज यहाँ पे होगा, पीयर में देखेंगे कौन कितना बड़ा है। आप मनीवाल की बात करें तो इसके पास 13,000 के अराउंड यहाँ पे बेड देखने को मिल रहा है।
अपोलो की बात करें तो अपोलो के पास जो है 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे बेड है, जो कि आई थिंक जो है सबसे ज़्यादा मणिपाल के पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद में मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो उसके 5,000 के अराउंड यहाँ पे बेड देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज़्यादा किसका है, तो आप इस पूरे फील्ड में देखोगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ अपोलो का सबसे ज़्यादा है। इसी लगे हाथ हम देख लेते हैं ईपीएस किसका सबसे ज़्यादा है, तो ईपीएस आप देखोगे अपोलो का सबसे ज़्यादा है। इसी साथ हम ये भी देख लेते हैं कि पी किसका ज़्यादा है, मतलब पी किसका सबसे कम है, कौन फेयर प्राइस पे है, तो आप देखोगे अपोलो कहीं ना कहीं इन सब में फेयर प्राइस पे है, तो ऑब्वियसली नंबर वन पे रहेगा भाई। इसका जब रिटर्न ऑन नेटवर्थ ज़्यादा है, ईपीएस ज़्यादा है, रेवेन्यू ठीक ठाक है, पेट मार्जिन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और जो भैया इस वजह से कहीं ना कहीं नंबर वन रहेगा, सब कुछ तो इसका फेयर देखने को मिल रहा है, इसलिए नंबर वन पे ये रहेगा। सेकंड की बात करें, सेकंड पे आप देखोगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ सेकंड पे किसका है, सेकंड पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर का देखने मिल रहा है। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी इसका सेकंड नंबर पर देखने मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू में थोड़ा पीछे है। बाकी पी वगैरह देखोगे, पी भी इसका ठीक ठाक ही है, रीजनेबल पी देखने को मिल रहा है, इसलिए सेकंड नंबर पे मैक्स हेल्थ केयर रहेगा भाई, ठीक ठाक कंपनी है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड पे अपना मणिपाल आ जाएगा, इसका 8-9% का जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, बट इसका प्राइस यहाँ पे जो है ज़्यादा महंगा देखने को मिल रहा है, प्राइस यहाँ पे ज़्यादा महंगा है भाई, ये एक निगेटिव पॉइंट है। ये फेयर प्राइस पे आईपीओ नहीं लाए हैं और इस वजह से इनको कहीं ना कहीं झटका लग सकता है। पेयर कंपेरिजन में आप देखोगे कंपनी आ रही है, मणिपाल हेल्थ जो है टॉप 3 में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, एक नेगेटिव पॉइंट है, लास्ट में नहीं, सेकंड या फर्स्ट पे होता है तो बेहतर रहता है। बाकी चलो ठीक है, ठीक है, कंपनी सस्टेन तो कर रही है, लेकिन अभी इन दोनों को पिछाड़ने में, मैक्स हेल्थ केयर और अपोलो हॉस्पिटल को पिछाड़ने में इनको टाइम लगेगा भाई, तब जाके ये पिछाड़ पाएंगे। खैर चलो ठीक है। आईपीओ प्राइस इनका जब फंडामेंटल उस लेवल का नहीं है तो एटलीस्ट यार आईपीओ का प्राइस इनको फेयर लाना चाहिए, ठीक है। बट इंडिया कंपनियां क्या है ना कि जब जिसका परफॉर्मेंस सही नहीं रहता है, वो पता नहीं क्यों अपना प्राइस भी बढ़ा के ले आते हैं, पता नहीं क्यों मजा मिलता है प्राइस बढ़ाने में, क्या है जो भी है। आईपीओ प्राइस भाई इनका फेयर तो नहीं है भाई, अकॉर्डिंग टू मी इसका आईपीओ प्राइस फेयर नहीं है और सस्ता होना चाहिए था। इनका पी आई थिंक 65 के अराउंड आता, 60 या 65 के अराउंड पी, तो ठीक ठाक यहाँ पे जो है बम्पर लिस्टिंग की उम्मीद कर सकते थे, बट अभी इनके पास जो है उतना बम्पर लिस्टिंग की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं भाई। तो एक नेगेटिव पॉइंट है, आईपीओ प्राइस फेयर नहीं है। एंकर बुक अभी हमारे पास है नहीं, जब भी आएगा हम इसकी रेटिंग कर देंगे अलग से। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, गुड है, क्या कुछ है, तो फंडामेंटल्स का एवरेज है, मतलब ठीक ठाक है, ठीक ठाक बोल सकते हो, एवरेज है भाई, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है ना एकदम बेकार है, ठीक ठाक है, बीच में है। जीएमपी की बात करें, जीएमपी इसका ठीक ठाक नहीं है भाई, 4% का जीएमपी है, और जीएमपी बढ़ता है तो बेहतर रहेगा। आइए अब बात करते हैं फाइनल व्यू का कि क्या कुछ हो सकता है। तो इसमें मैं पर्सनली अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, केवल केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, कब कर सकता हूँ, जिसका जीएमपी जो है लास्ट डे क्लोजिंग के दिन जो है 9-10% से ऊपर रहेगा, 9% से ऊपर जीएमपी रहता है तो मैं इसमें लिस्टिंग गेन के अप्लाई कर सकता हूँ। लॉन्ग टर्म का अभी के अकॉर्डिंग तो मेरा भाई कोई व्यू नहीं है भाई। हाँ मैं मानता हूँ लिस्टिंग के बाद में भी ये अपसाइड चला जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा भाई व्यू क्लियर है कि इसमें लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है, क्योंकि मैंने फंडामेंटल सीट पढ़ा, मुझे उतना सही नहीं लगा भाई, तो मैं क्यों अप्लाई करूंगा, क्यों रिस्क लूंगा। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद बहुत ऊपर चला जाए या बहुत बम्पर लिस्टिंग हो जाए, तो ठीक है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अकॉर्डिंग टू मी ये कंपनी का जो फंडामेंटल ठीक ठाक नहीं है। फंडामेंटल जो है मतलब एवरेज है, एकदम बेकार भी नहीं है, एकदम बहुत अच्छा भी नहीं है, एवरेज यहाँ पे फंडामेंटल देखने को मिल रहा है। हाँ इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि क्यूआईबी का यहाँ पे पोर्सन ज्यादा है, 75% का पोर्सन है, तो यहाँ पे जो है लिस्टिंग ठीक ठाक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जितना जीएमपी रहेगा उससे थोड़ा अपर साइड लिस्टिंग में भी देखने को मिल सकता है। जब क्यूआईबी पोर्सन ज्यादा रहता है तो सही रहता है, क्योंकि वो भी क्लियर है भाई, उनके पास पैसा ज्यादा होता है, और यहाँ पे रिटेल जो होते हैं कम होते हैं, और रिटेल जो है जल्दी बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और जब रिटेल जल्दी बेचते हैं तो गिरावट करता है। बाकी यहाँ पे पोर्शन कम है, 10% का ही पोर्शन रिटेल का है, तो यहाँ पे थोड़ा हम देखेंगे कि स्टॉक जो है स्टेबल रह सकता है, स्टॉक में सस्टेनेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, यही इसका पॉजिटिव व्यू है। बाकी और कुछ हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आपको कैसा फंडामेंटल लगा कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।